जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में वापसी हुई है लिक्विड एक्सप्लोजिव्स की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर श्री अजीत डोवाल बने रहेंगे। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ने शुरू करी लॉन्ग रेंज की स्नाइपर राइफल्स की खरीद। अग्निपथ स्कीम में महत्वपूर्ण बदलाव करने की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। और कतर ने इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किए 12 सेकेंड हैंड मिराज 2005 फाइटर्स। कल शाम को 8:20 पर डोडा में कोटा टॉप चेक पोस्ट पर आतंकियों द्वारा फिर से हमला किया गया था। फिर जिसके बाद आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक मुठभेड़ होने की रिपोर्ट सामने आई। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल फरीद अहमद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने घेराबंदी कर दी थी और इस मामले पर अभी अन्य डिटेल्स आनी बाकी है। और जो हमारे जवान कांस्टेबल फरीद अहमद घायल हुए हैं उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की सिचुएशन की समीक्षा करी है। और इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में एक फुल ओवरव्यू दिया गया था। और प्रधानमंत्री ने फोर्सेस को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज फुल स्पेक्ट्रम में डिप्लॉय करें। और आज गुरुवार को भी जम्मू कश्मीर में मैसिव सर्च ऑपरेशन जारी है, खास करके डोडा और रियासी वाले क्षेत्र में। और जबकि इन हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए जम्मू कश्मीर की डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों के माध्यम से पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के इस प्रयास का बहुत मजबूती से जवाब देगी। और इसके साथ उन्होंने उन सभी दुश्मन एजेंट्स को वार्न किया है जो कि आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। और खास करके ये वार्निंग जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के लिए है। और इस तरह के एजेंट्स के लिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी का संदेश बिल्कुल साफ है कि जिन पाकिस्तानी आतंकियों का आप समर्थन कर रहे हैं उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। आपकी फैमिलीज हैं, आपकी ज़मीन है, आपकी जॉब्स हैं। बाकी अभी हाल ही में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा था और उनके पास से कुछ लिक्विड आईईडीज भी रिकवर किए गए थे। और जो लिक्विड एक्सप्लोजिव्स हैं तो जम्मू कश्मीर में इनकी वापसी लगभग 17 वर्षों के बाद हो रही है। और ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इस तरह के एक्सप्लोजिव्स को डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इतना ही नहीं बल्कि कठुआ वाले ऑपरेशन में जो आतंकी मारे गए थे उनके पास से चाइनीज आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स भी मिली। और जबकि कुपवाड़ा में बीएसएफ ने भी एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था और इस ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में आर्म्स, एम्यूनिशंस और एक्सप्लोजिव्स को रिकवर किया गया है। और जबकि इसको लेकर एएनआई की रिपोर्ट में रिलायबल सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि बीएसएफ ने जो ये वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स को रिकवर किया है तो आतंकवादी इनका इस्तेमाल अपकमिंग श्री अमरनाथ यात्रा पर हमला करने के लिए करने वाले थे। आज 13 जून से श्री राजनाथ सिंह ने लगातार अपने दूसरे टर्म के लिए रक्षा मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। और आज मीडिया के साथ इंटरेक्शन में भारतीय रक्षा मंत्री ने अपने अगले 5 वर्षों के विजन के बारे में भी डिस्कस किया, जिसमें उनका कहना था कि उनका फोकस रहेगा और भी ज़्यादा सिक्योर, और भी ज़्यादा सेल्फ रिलायंट और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस नेशन को इस्टेब्लिश करने का। और उनके अगले 5 वर्षों के टारगेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपीज़ तक पहुँचाना, इंडियन आर्म फोर्सेस को अत्याधुनिक वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ इक्विप करना ताकि वो हर तरह की चुनौती का सामना कर सके। और रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालते ही भारतीय रक्षा मंत्री ने एक रिव्यू मीटिंग कंडक्ट करी थी, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्रालय के फर्स्ट 100 डेज के एक्शन प्लान को डिस्कस किया गया। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट आ चुका है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर श्री अजीत डोवाल बने रहेंगे। और एनएस अजीत डोवाल की तरह ही डॉक्टर पीके मिश्रा भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी सर्विस देते रहेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट में भारत के यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को मेंशन किया था। तो इस पर अब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन की जॉइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर के रेफरेंस को अनुचित बताते हुए इसे रिजेक्ट किया है। और उनका कहना था कि इस इशू पर हमारी पोजीशन पूरी तरह से कंसिस्टेंट और क्लियर है, जो कि चीन और पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है कि यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से भारत के ही अभिन्न हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और इसलिए किसी भी अदर कंट्री का इस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी इसके अलावा आप सभी को ध्यान होगा कि भारत के अभी लोकसभा चुनाव से पहले एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल की जा रही थी कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। पर खैर, भारत का लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है तो उस पर हम एक डिटेल वीडियो जल्दी लाने वाले हैं, जो कि डिफेंस एक्सपी नेटवर्क पर अपलोड होगी। और फिलहाल के लिए हम आपको एक अपडेट देते हैं कि कैसे जो पाकिस्तान है तो उसने भारत के इलेक्शन प्रोसेस की तारीफ करी। जैसे पाकिस्तान की संसद के अंदर पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने भारत को एक एनिमी कंट्री तो बताया, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोगों ने वोट किया, वहाँ कितने लाखों पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। अगर एक जगह पर केवल एक ही बंदा है तो उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन लगाया गया था। लेकिन क्या वहाँ पे आपने एक भी ऐसी आवाज़ सुनी जिसमें कहा गया हो कि इलेक्शन में धांधली हुई है? और उन्होंने कहना था कि जिस तरह से भारत में इलेक्शंस होते हैं हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी उस तरह से इलेक्शंस हों।
क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शंस का आप सभी को पता ही है कि जब वहाँ पर रिजल्ट आते हैं तो जो हारता है वो भी नहीं मानता है, जीतने वाला कहता है मैं जीत गया हूँ। तो भला जिस तरह से भारत में इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान में भी इस तरह के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की सर्विस में लार्ज कैलिबर के साथ लॉन्ग रेंज के स्नाइपर राइफल्स को इंडक्ट करने की प्रोसेस चल रही है और जो नई स्नाइपर राइफल्स होंगी इनकी रेंज मौजूदा स्नाइपर राइफल्स की तुलना में डबल होगी। और इन राइफल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट भारतीय गृह मंत्रालय के सामने रखी गई है उसमें 12.7 mm की राइफल है जिसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज कम से कम 1500 मीटर्स तक होनी चाहिए, जबकि अभी वर्तमान समय में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस 7.62 mm की राइफल्स का इस्तेमाल करती हैं जिनकी रेंज केवल 800 मीटर्स तक है। और इस मामले पर द ट्रिब्यून की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि नई स्नाइपर राइफल्स की खरीद के लिए BSF को टास्क दिया गया है कि वो एक टेक्निकल कमेटी को सेटअप करे जो कि फील्ड ट्रायल्स के बेसिस पर इन नई 12.7 mm की राइफल्स का मूल्यांकन करेगी। और यह कमेटी एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को बनाएगी जो कि फोर्सेस के ऑपरेशन पैरामीटर्स को पूरा करने में सक्षम हो। और फिर लॉन्ग रेंज के स्नाइपर राइफल्स की खरीद के लिए स्पेसिफिकेशंस एक बेंचमार्क की तरह काम करेंगे। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को जिस तरह के स्नाइपर राइफल्स की तलाश है तो वो -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर +55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में ऑपरेट करने में सक्षम होनी चाहिए। और साथ में वो अलग अलग तरह की एसेसरीज जैसे कि ऑप्टिकल टेलीस्कोपिक साइट्स, थर्मल इमेजेस, स्पॉटिंग स्कोप्स, बैलिस्टिक वेदर गेज, तो इनसे भी इक्विप्ड होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि लॉन्ग रेंज के स्नाइपर राइफल्स वाले इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत में ऑलरेडी कई कंपनीज हैं जो कि इस तरह के वेपन को डेवलप कर रही हैं। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और squadron.in पे जाके नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अग्निपथ स्कीम में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बदलावों से संबंधित एक लेटेस्ट रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए गवर्नमेंट ने 10 महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज से सेक्रेटरीज के ग्रुप को टास्क दिया है कि वे अग्निपथ स्कीम को रिव्यू करें और उसके आधार पर सुझाव दें कि किस तरह से आर्म्ड फोर्सेस के रिक्रूटमेंट प्रोग्राम को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। बाकी इससे पहले की रिपोर्ट में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से भी अग्निपथ स्कीम में किस किस तरह के बड़े बदलाव होने चाहिए उसका सुझाव शेयर कर दिया गया है, जिसमें अग्निवीर के सर्विस पीरियड को 4 से 8 वर्षों तक बढ़ाना, रिटेंशन रेट को 25% से कम 70% तक बढ़ाना, टेक्निकल स्ट्रीम वालों के लिए रिक्रूटमेंट एज को बढ़ाना, तो इस तरह के कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने यूएई फर्म एज ग्रुप के साथ एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट के तहत ये दोनों कंपनी संयुक्त रूप से मिलकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को स्टैब्लिश करेंगी और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में एक साथ आएंगी। और इस कोलैबोरेशन के तहत कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट डोमेन्स जैसे कि मिसाइल्स एंड वेपन्स कवरिंग एयरबॉर्न, सरफेस इन्फेंट्री, एम्यूनिशन, एयर डिफेंस प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म एंड सिस्टम्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, लॉयटरी म्यूनिशंस, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर टेक्नोलॉजीज, तो ये सभी शामिल हैं। और जबकि इस एग्रीमेंट के तहत भारत और यूएई में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ को भी स्टैब्लिश करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की एक टीम जिसे लीड करेंगे ग्रुप कैप्टन रैंक के ऑफिसर, तो वो आने वाले सप्ताह में कतर की विजिट कर सकते हैं क्योंकि कतर ने इंडियन एयरफोर्स के लिए अपने 12 सेकेंड हैंड मिराज 2005 फाइटर्स का ऑफर दिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक कतर के इस ऑफर को काफ़ी सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि जिस प्राइस के साथ ये ऑफर किए गए वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल हैं और वो इंजन्स, टेस्टर्स जैसे स्पेयर्स के साथ साथ माइका जैसी एयर टू एयर वेपन्स के साथ भी आएंगे। और हर एक एयरक्राफ्ट के साथ एडिशनल इंजन्स, स्पेयर पार्ट्स और वेपन्स, तो ये मिल रहा है 500 करोड़ रुपए से कम की कॉस्ट पर। साथ में ये भी कहा गया कि कतर के जो मिराज 2005 एयरक्राफ्ट हैं इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया गया, बल्कि इन्हें इनकी लाइफ के केवल 30% तक इस्तेमाल किया गया, यानी कि करीब 1500 घंटे की फ्लाइंग। और फिर भारत अपनी एबिलिटी के साथ इनकी लाइफ को एक्सटेंड भी कर सकता है। बाकी कतर से सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर्स को खरीदने वाले ऑफर पर विचार एक ऐसे समय पर किया जा रहा है जब तेजस मार्क 1 फाइटर्स की डिलीवरी में थोड़ा सा डिले देखने को मिला था। और सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर्स की तुलना में कतर के जो मिराज 2000 है वो अपग्रेडेड वाले वर्जन है, लेकिन फ्लाई करने और मेंटेन करने के मामले में इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए भारत के पायलट्स और इंजीनियर्स के लिए ये बिल्कुल एक अलग एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है और ना ही इसमें एडिशनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। और हाँ, बाकी इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो मिराज 2000 फाइटर्स हैं उन्होंने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और बाकी अगर आप भी मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के फैन हैं तो फिर आपको squadron.in पर उपलब्ध इन एयरक्राफ्ट से इंस्पायर्ड ये मर्चेंडाइज पसंद जरूर आएंगे, जिसे आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में बाय कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन अनिल कुमार जायसवाल वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में सियाचिन में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर मनोज तलवार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में ही ऑपरेशन विजय के दौरान
18 ग्रेनेडियर्स के नायक प्रभराम, नायक राजवीर सिंह, लांस नायक श्याम सिंह, ग्रेनेडियर सुखबीर सिंह, लांस नायक राजकुमार, ग्रेनेडियर सुरेंद्र सिंह, ग्रेनेडियर मनोहर लाल, ग्रेनेडियर सीताराम, लांस नायक विनोद कुमसर, ग्रेनेडियर वेद प्रकाश और ग्रेनेडियर नरेश कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन कारगिल वॉर में टोलोलिंग टॉप को रिकैप्चर करते समय मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार सुमेर सिंह राठौर, सूबेदार भंवर सिंह, कंपनी हवलदार मास्टर यशवीर सिंह, हवलदार सुल्तान सिंह, नायक चमन सिंह, नायक सुरेंद्र सिंह, लांस नायक बचन सिंह, लांस नायक जसवीर सिंह और राइफलमैन आशीष कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मेजर विवेक गुप्ता को मरणोपरांत महावीर चक्र से, सूबेदार सुमेर सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल से और सूबेदार भंवर सिंह और कंपनी हवलदार मास्टर यशवीर सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1997 में उपहार सिनेमा में लगी आग में लोगों की जान बचाते हुए कैप्टन मनजिंदर सिंह ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि कारगिल वॉर में मिराज 2000 फाइटर्स को किन खास जगहों पर बॉम्बिंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।